बांग्लादेश का मीडिया हाउस जलकर राख। सबसे बड़े अखबार पर जमातियों का कब्जा। कट्टरपंथियों ने जमकर की लूटपाट तोड़फोड़। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश अब बवाल का दूसरा नाम बन चुका है। कभी खुशहाल बांग्लादेश अब अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है। जी हां, बांग्लादेश रक्त रंजित हो चुका है। कभी इकोनॉमी में भारत को टक्कर देने वाला बांग्लादेश अब पाकिस्तान से भी बदतर हो चुका है। कुल मिलाकर बांग्लादेश भारी अशांति और हिंसा की चपेट में है। बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी तो पिछले साल अगस्त से ही शुरू हो गई थी, मगर दिसंबर 2025 आते आते हालात काफी कुछ या कहें कि बहुत बिगड़ चुके हैं। सड़कें खून से लाल हो रही हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कभी हिंदू की हत्या हो जाती है तो कभी मुसलमान की, कभी धमाका हो जाता है तो कभी गोली चल जाती है। जब से शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की किस्मत ही फूट चुकी है। बांग्लादेश में बीते गुरुवार को युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा की आड़ में कट्टरपंथी ताकतें अब मीडिया संस्थानों का गला घोटने की कोशिश कर रही हैं। देश के दो प्रमुख संस्थानों द डेली स्टार और प्रथम आलो पर बड़े पैमाने पर हुए हमले, लूटपाट और आगजनी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बांग्लादेश के इतिहास में अब तक किसी मीडिया संस्थान पर इतने बड़े पैमाने पर हमले नहीं किए गए थे। इन हमलों के बाद एडिटर्स और सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी का अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। यहां जिंदा रहने का अधिकार ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। मीडिया संस्थान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन संस्थानों पर हमले किए गए उनमें से एक प्रथम आलो के संपादक मती उर रहमान ने सोमवार को एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, बांग्लादेश में कोई भी पार्टी मीडिया की आलोचना बर्दाश्त नहीं करती। अवामी लीग सरकार के कार्यकाल में भी पत्रकारों के उत्पीड़न के कई मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार तो ये तमाम सीमाओं को पार कर गया है। इन हमलों से पहले उसी दिन खुलना में भी एक जर्नलिस्ट इमदादुल हक मिलन की गोली मारकर जान ले ली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में देश को 180 देशों में बांग्लादेश 149वें स्थान पर है। इस मामले में उसकी स्थिति पहले से कुछ बेहतर जरूर हुई, लेकिन अब भी ये बेहद गंभीर श्रेणी में है। बांग्ला दैनिक प्रथम आलो और अंग्रेजी के द डेली स्टार की गिनती बांग्लादेश के अग्रणीय मीडिया संस्थानों में की जाती है। कट्टरपंथी ताकतें इन पर हसीना समर्थक होने के आरोप लगाती रही हैं। इससे पहले अंतरिम सरकार तमाम मीडिया संस्थानों पर शेख हसीना के बयान छापने पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इन अखबारों में हसीना के बयान छपते रहे। हमले के बाद आगजनी में प्रथम आलो का दफ्तर जलकर राख हो गया। द डेली स्टार की इमारत की निचली दोनों मंजिलें पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। इन अखबारों के इतिहास में यह पहला मौका था जब हमले के अगले ही दिन इनका प्रकाशन ठप कर दिया गया। द डेली स्टार पर हमले के बाद छत पर फंसे करीब 28 पत्रकारों में से एक जायमा स्लाइम ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में लिखा था, मैं सांस नहीं ले पा रही हूं, चारों ओर धुआं भरा है, आप लोग हमें जान से मार रहे हैं। प्रथम आलो के कार्यकारी संपादक सज्जाद शरीफ ने सोमवार को ही ढाका में मीडिया से बात करते हुए कहा था, मैंने कभी ऐसे हमले की कल्पना तक नहीं की थी। स्वतंत्र मीडिया के लिए ये एक काला दिन के तौर पर याद किया जाएगा। हमारे 27 साल के सफर में पहली बार हमले की वजह अखबार का प्रकाशन बंद रखना पड़ा। ढाका में प्रथम आलो अखबार के एक पत्रकार तपू मजूमदार DW से बातचीत में गुरुवार रात की घटना का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि कितनी भयानक थी वो रात। वो कहते हैं कि उस रात छत पर फंसे 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों ने मान लिया था कि अब शायद जान नहीं बचेगी। नीचे और दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली भीड़ में उन्माद साफ नजर आ रहा था। कुछ पत्रकारों ने किसी तरह नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के तेवर देखकर वो उल्टे पांव लौट आए। फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर भी हम नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सके। करीब 4 घंटे बाद सेना के मौके पर पहुंचने के बाद हम नीचे उतर सके।
वो बताते हैं कि अब भी ज्यादातर पत्रकार अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के घर पर रह रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तप्पू ने ही अपने परिवार को खुलना जिले में अपने मामा के घर भेज दिया है। उनका कहना है कि अवामी लीग सरकार के वक्त भी सत्ता पर काबिज पार्टी के नेताओं को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन अब तेजी से उभरी कट्टरपंथी ताकतें तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पत्रकारों का जीवन बेहद खतरे में है। द डेली स्टार के एक पत्रकार मीडिया से ही बात करते हुए कहते हैं कि 20 साल के अपने करियर में मैंने धमकियां तो बहुत झेली हैं, लेकिन पहली बार लग रहा है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तमाम पत्रकार आतंक के साए में काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर चुनाव हुए तो ऐसी ही कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में आएंगी, उसके बाद हमें उनके इशारों पर ही काम करना होगा। तारिक अब किसी भी तरह भारत में अपने रिश्तेदारों के पास जाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन वीजा कार्यालय बंद होने से ये भी अनिश्चित काल तक टाल दिया गया है। मीडिया के भविष्य और सरकार पर सवाल। बांग्लादेश में राजनीति के जानकार, विश्लेषक और सीनियर पत्रकारों का साफ कहना है कि हमले के शिकार दोनों मीडिया संस्थान यानी द डेली स्टार और प्रथम आलो। इसकी वजह है कि हमले के दौरान प्रशासन की भूमिका पर अनगिनत सवाल खड़े हो रहे हैं। अंतरिम सरकार ने इस मामले में खास सक्रियता नहीं दिखाई। प्रथम आलो की तरफ से जारी बयान में भी इसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने साफ कहा कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हुई। इस बयान में यह भी कहा गया कि हमले की आशंका को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क भी किया था, लेकिन उनके आने से पहले ही हमला हो गया। हमले की वजह से ही दोनों अखबार नहीं छप सके। शनिवार का संस्करण छपा। प्रथम आलो ने अपने पहले पेज पर लीड का शीर्षक दिया था, प्रथम आलो और डेली स्टार पर हमला। द डेली स्टार की पहली खबर की हेडिंग थी, अनबोर्ड यानी अडिग या हम झुकेंगे नहीं। हालांकि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को ही दोनों अखबारों के एडिटर से फोन पर बातचीत भी की थी, लेकिन मीडिया संस्थानों और पत्रकारों में कायम आतंक कम होने की बजाय अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इन हमलों के मामले में सरकारी कार्रवाई भी प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाती है। हमले के 3 दिनों बाद तक महज 17 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। पुलिस और जांच एजेंसियों ने कुछ और लोगों की शिनाख्त करने की बात कही, लेकिन किसी को भी सख्त सजा नहीं दी गई। यानी ये सब कुछ यूनुस के इशारे पर ही हुआ। लेकिन इस मामले में कार्रवाई की धीमी रफ्तार ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बांग्लादेश के सीनियर पत्रकार मोहम्मद रिजवान भी एक बातचीत में कहते हैं, यहाँ बरसों से पत्रकारिता करना दो धारी तलवार पर चलने जैसा रहा है, लेकिन अब हालात बेहद खराब हैं। पत्रकार हर पल आतंक में दिन काट रहे हैं। बीते साल अगस्त से ही कईयों को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। रिजवान यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि ताजा हमलों के बाद मीडिया संस्थानों में भले ही कुछ दिनों के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई हो, अलग अलग रहने वाले पत्रकार अब भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। एक निजी टीवी चैनल में काम करने वाले रतन दास, जो अपना बदला हुआ नाम बता रहे हैं, वो कहते हैं कि बांग्लादेश की मौजूदा हालात में पत्रकारिता करने का मतलब अपनी जान हथेली पर लेकर चलना है। कब कहां हमला हो जाए ये कहना मुश्किल है। सरकार मीडिया की आजादी सुनिश्चित करने को लेकर कतई गंभीर नहीं है। इन हमलों के बाद जांच एजेंसियों की सुस्त कार्रवाई ही उसकी मंशा का सबूत है। वैसे तो बीते साल अगस्त से ही बांग्लादेश लगातार हिंसा, उथल पुथल का शिकार रहा है। देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कई मामले सामने आए, जहां लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया गया। लेकिन अब एक छात्र नेता और इनकलाब के मंच के संयोजक रहे शरीफ उस्मान हादी की जान जाने से पूरे देश को ही हिंसा और आगजनी की चपेट में झोंक दिया गया है। उनके मर्डर के बाद नाराज प्रदर्शनकारियों ने ढाका में जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। उन लोगों ने भारत और शेख हसीना समर्थक समझे जाने वाले अखबार के दफ्तरों पर धावा बोला और आग के हवाले कर दिया। खुलना में तो एक पत्रकार की गोली मारकर जान तक ले ली गई। उग्र प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीब के धान मंडी के घर, जिसे संग्रहालय में बदला गया था, उस पर भी हमला कर दिया और आग के हवाले कर दिया गया। देश के कई हिस्सों में हिंसा और प्रदर्शन में शामिल लोग शेख हसीना और भारत विरोधी नारे लगाते रहे। जुलाई आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हादी को 12 दिसंबर को ढाका में ही उसको गोली मार दी गई थी। हालात बिगड़ते देख उनको एक एयर एम्बुलेंस से 15 दिसंबर को सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन गुरुवार को ही उनकी मौत हो गई। ये खबर फैलते ही प्रदर्शनकारी ढाका में यानी कट्टरपंथी और जमाती ढाका में जुटने लगे। कुछ देर में ही हिंसा की आग पूरे देश में फैल गई। चटगांव में भारतीय सहायक उच्च आयुक्त के घर के सामने देर रात तक विरोध प्रदर्शन होता रहा। स्थानीय पत्रकारों ने यह भी बताया कि भीड़ ने उच्च आयुक्त पर पथराव भी किया। हालात बेकाबू होते देखकर अंतरिम सरकार के प्रमुख
मोहम्मद यूनुस ने देर रात हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना को सड़कों पर उतार दिया और राष्ट्र को संबोधित भी किया। उन्होंने आम लोगों से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील भी की और अफवाह पर ध्यान न देने की भी बात कही। बावजूद इसके ढाका समेत पूरे देश में भारी तनाव रहा। यूनुस ने ही शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा की। मोहम्मद यूनुस ने हादी की मौत के बाद उनके सम्मान में शनिवार को एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया और यह हादी कोई और नहीं बल्कि ये खुद कट्टरपंथी एक बड़ी जमात का हिस्सा था जिसके लिए मोहम्मद यूनुस शोक का ऐलान कर रहे हैं। यानी मोहम्मद यूनुस ही पूरे पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस किसकी कठपुतली है ये दुनिया जानती है। अमेरिका के इशारे पर ही बांग्लादेश को पूरी तरह से अस्थिर किया जा रहा है और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। इसलिए बांग्लादेश के मीडिया संस्थानों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया गया। यह पहली बार था जब बांग्लादेश में मीडिया हाउस में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। यानी कुल मिलाकर खबर बांग्लादेश से बाहर ना जाए, इसलिए मीडिया संस्थान इन दंगाइयों के निशाने पर रहे। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।